प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। पाकिस्तान में मिस यूनिवर्स को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान के कराची की रहने वाली एरिका राबिन ने मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का खिताब जीत लिया है। वह यह खिताब हासिल करने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं। लेकिन एरिका की जीत का घर में जश्न नहीं मनाया गया, इसके बजाय उसे आलोचना या पूर्ण चुप्पी का सामना करना पड़ा। 24 वर्षीय एरिका ने पहली बार मिस यूनिवर्स पाकिस्तान कार्यक्रम में खिताब जीता। इसमें पाकिस्तान के 5 प्रतियोगी शामिल थे और इसे दुबई स्थित कंपनी यूगेन ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया था। एरिका ने खिताब जीतने पर खुशी जताई और ऊपर वाले का आशीर्वाद बताया। उनकी उपलब्धि की पाकिस्तान में कई लोगों, विशेषकर धार्मिक समूह और पार्टियों ने आलोचना की, जबकि सरकार ने एरिका की उपलब्धि पर अपना पल्ला झाड़ लिया। जमात इस्लामी के सीनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा, युवा महिलाओं को मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए तैयार करना, मिस पाकिस्तान प्रतियोगिता का आयोजन करना शर्मनाक है। ये पाकिस्तान का अपमान है, पाकिस्तान की महिलाओं का अपमान है। आयोजक कौन है? यह शर्मनाक कृत्य कौन कर रहा है? सरकार को उन्हें सामने लाना चाहिए। किसने उन्हें पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया? मुश्ताक खान ने यह भी सवाल किया कि यह पाकिस्तान सरकार का निर्णय है। कारवार प्रधानमंत्री को तुरंत अपनी सरकार की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और सौंदर्य प्रतियोगिताओं के नाम पर पाकिस्तानी महिलाओं का यह उपहास अपमान बंद करें। यह पाकिस्तान के मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं के साथ जानबूझ कर खेला जाने वाला खेल है। प्रमुख धार्मिक नेता मोहम्मद तकी उस्मानी ने भी इस खबर पर सवाल उठाए। खबर है कि 5 युवतियां अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगर यह सच है तो हम कितनी दूर तक जाएंगे, इस धारणा को मिट जाने दीजिए। महिला कार्यकर्ता एरिका राबिन के समर्थन में सामने आई हैं। जब भी कोई पाकिस्तानी महिला अपने लिए नाम कमाती है तो असुरक्षित महसूस करने वाले लोग उनकी आलोचना करते हैं। अधिकार कार्यकर्ता जोहरा यूसुफ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नाम कमाने वाली पाकिस्तानी महिलाओं पर हमला करना एक आदर्श बन गया है। महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय सफलता को देश की नैतिकता पर एक धब्बा के रूप में क्यों देखा जाता है? वरिष्ठ पत्रकार मारियाना बाबर ने 24 वर्षीय एरिका की प्रशंसा की और जोर देगा कि कोई भी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर सकता है। मारियाना ने कहा कि पाकिस्तान सभी का है, हर पाकिस्तानी कहीं भी जब भी जैसे भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। देवी और सज्जनों, कराची की एरिका राबिन को पहली मिस यूनिवर्स पाकिस्तान की विजेता का ताज सुंदरता और दिमाग के लिए हासिल हुआ है। पाकिस्तान के अंतरिम सूचना मंत्री मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि देश ने ऐसे आयोजन के लिए किसी गैर राज्य, गैर सरकारी व्यक्ति या संस्था को नामित नहीं किया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान सरकार और राज्य का प्रतिनिधित्व राज्य और सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। हमारी सरकार ने ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए किसी भी गैर राज्य और गैर सरकारी व्यक्ति या संस्थान को नामित नहीं किया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, संस्था राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। एरिका का कहना है कि वो पाकिस्तान की समृद्ध संस्कृति या परंपराओं में मौजूद उत्कृष्ट सुंदरता को प्रकाश में लाना चाहती हैं। एरिका कराची की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट पैट्रिक गर्ल्स हाई स्कूल से की और जनवरी 2020 में अपने पेशेवर मॉडलिंग करियर की शुरुआत की। दिसंबर 2021 में उन्होंने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के लिए उड़ान भरी और 14 सितंबर 2023 को एरिका ने मालदीव के रा एटोल में ब्रेनिया कोटेफारू में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का खिताब जीता। एरिका का अगला पड़ाव 18 नवंबर 2023 को सैन साल्वाडोर एल साल्वाडोर में मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता में होगा। आइए हम ताइवान के बारे में बात करें। ताइवान ने सोमवार को कहा कि 24 घंटे की अवधि में चीन के 103 लड़ाकू विमानों ने उसकी तरफ उड़ान भरी। यह हाल के वर्षों में चीन द्वारा एक दिन में ताइवान की तरफ भेजे जाने वाले लड़ाकू विमानों की सर्वाधिक संख्या है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने सोमवार सुबह समाप्त हुई 24 घंटे की अवधि में 103 चीनी लड़ाकू विमानों के द्वीप की तरफ उड़ान भरने का पता लगाया। मंत्रालय के मुताबिक चीनी विमान हमेशा की तरह ताइवान पहुंचने से पहले ही लौट गए। ताइवान एक स्वशासित द्वीप है जिस पर चीन अपना दावा जमाता है। चीन ने ताइवान और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच द्वीप के आसपास हवा और पानी में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किए हैं, जिसे कुछ देश उकसावे भरी कार्रवाई के रूप में देखते हैं। अमेरिका ताइवान का मुख्य हथियार आपूर्ति करता है और वह ताइवान की स्थिति को बलपूर्वक बदलने के लिए किसी भी प्रयास का विरोध करता है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रविवार सुबह से सोमवार तड़के के बीच द्वीप की तरफ उड़ान भरने वाले 40 चीनी लड़ाकू विमानों ने ताइवान और मुख्य भूमि चीन के बीच प्रतीकात्मक मध्य रेखा को पार किया। मंत्रालय के अनुसार चीन ने 24 घंटे की अवधि में द्वीप की तरफ 9 नौसैनिक पोत भी भेजे। मंत्रालय ने चीन की सैन्य कार्रवाई को उत्पीड़न करार दिया। उसने चेताया कि इससे क्षेत्र में पहले से ही व्याप्त तनाव में और इजाफा हो सकता है। मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि हम बीजिंग के अधिकारियों से जिम्मेदारी लेने और इस तरह की विनाशकारी सैन्य गतिविधियों को तुरंत रोकने का आग्रह करते हैं। चीन ने पिछले हफ्ते ताइवान के पास जल क्षेत्र में विमानवाहक पोत शेंडोंग स्थित जहाज़ों का एक बेड़ा भेजा था। यह कदम अमेरिका और कनाडा के ताइवान जलडमरू मध्य के रास्ते युद्धपोत रवाना करने के तुरंत बाद उठाया गया था। ताइवान जलडमरू मध्य ताइवान को मुख्य भूमि
चीन से अलग करता है। चीन ने ताइवान के पास स्थित अपने फुजियान प्रांत में एक एकीकृत विकास प्रदर्शन क्षेत्र की स्थापना संबंधी योजना से भी पर्दा उठाया था, जिससे विशेषज्ञों ने द्वीप को लुभाने के साथ साथ उसे चेतावनी देने की कोशिश बताया था। चीन की हालिया कार्रवाई ताइवान में अगले साल जनवरी में प्रस्तावित राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास हो सकता है। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जो द्वीप की औपचारिक स्वतंत्रता की पक्षधर है, चीन सरकार के खिलाफ मुखर है। इसके चलते चीन विपक्षी उम्मीदवारों का समर्थन करता है जो उसके साथ काम करने की वकालत करते हैं। आइए हम नई संसद के बारे में बात करें। संसद में लोकसभा मंगलवार 1:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा राज्यसभा की कार्रवाई को कल 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कल 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया जाएगा। इसके बाद संसद का कामकाज पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरानी संसद से नई संसद तक पैदल चलकर जाएंगे। वो अपने हाथ में संविधान की प्रति भी लेकर जाएंगे। इस दौरान उनके साथ भाजपा के सभी सांसद चलेंगे। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी ने 28 मई 2023 को नई संसद भवन का उद्घाटन किया था। साल 2020 में पीएम मोदी ने ही नई संसद के निर्माण की नींव रखी थी। इससे पहले संसद के विशेष सत्र के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा को सूचित किया कि सोमवार को संसद भवन में कार्रवाई का अंतिम दिन है और आज के बाद सदन की कार्रवाई नए भवन में संचालित होगी। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सभी सदस्य नए संसद भवन में नई आशाओं, नई उम्मीदों के साथ प्रवेश करेंगे। बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि नए भवन में भारत का लोकतंत्र नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। सदन को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि संसद भवन स्वतंत्रता प्राप्ति की ऐतिहासिक घड़ी से लेकर भारत के संविधान निर्माण के संपूर्ण प्रक्रिया और इसके साथ आधुनिक राष्ट्र की गौरवशाली लोकतांत्रिक यात्रा का साक्षी रहा है। स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर को याद करते हुए बिरला ने कहा कि देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के प्रथम अध्यक्ष के रूप में उन्होंने नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, कार्य मंत्रणा समिति सहित कई अन्य संसदीय समितियों की स्थापना की और संसद के अंदर उच्चतम परंपराओं की नींव रखी। अन्य सभी पूर्व लोकसभा अध्यक्षों के योगदान का उल्लेख करते हुए बिरला ने कहा कि उनसे पूर्व 16 अध्यक्षों ने संसद की श्रेष्ठ परंपराएं स्थापित की हैं। सदन को संवाद संस्कृति का जीवन प्रतीक बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विभिन्न दलों के बीच सहमति असहमति के बीच पिछले 75 वर्षों में देश हित में सामूहिकता से निर्णय लिए गए तथा संसदीय विचार विमर्श की पद्धति से देश की जनता के जीवन में सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए कानून बनाए गए। उन्होंने कहा कि आपदा और संकट के समय भी सदन ने एकजुटता और प्रतिबद्धता से उनका सामना किया है। राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने धनखड़ से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और राघव चड्ढा का निलंबन वापस लेने का आग्रह किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब सदन में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है तो 2 सदस्यों का बाहर होना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 2 सदस्यों को बाहर रखते हुए सत्र शुरू करना उचित नहीं लगता। सभापति ने खड़गे के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया। चड्ढा ने बाद में एक्स पर खड़गे का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा में विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ इंडिया के सदस्य सभी राजनीतिक दलों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने एकजुट होकर मेरे सहयोगी संजय सिंह और मेरे राज्यसभा से निलंबन को रद्द करने की मांग की। मैं आपके समर्थन का बहुत सराहना करता हूं। आपके दोनों सदस्यों को संसद के पिछले मानसून सत्र के दौरान निलंबित कर दिया गया था। संजय सिंह को पहले राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने सभापति के निर्देशों को बार बार उल्लंघन किया था। चड्ढा को अगस्त में संसद के उच्च सदन से निलंबित कर दिया गया था, जब 4 सांसदों की शिकायत में आरोप लगाया था कि आप सदस्य ने उनकी सहमति के बिना सदन की एक समिति में उनका नाम लिया था। इस शिकायत की जांच विशेषज्ञ समिति द्वारा की जा रही है। आइए अब संयुक्त राष्ट्र सभा के बारे में बात करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर न्यूयॉर्क में अगले महीने क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हो सकती है। इस बैठक में क्वाड के 4 यार हिंद प्रशांत क्षेत्र में समग्र सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे चीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्वाड 4 देशों में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का समूह है। ये समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को देखते हुए एक स्वतंत्र खुले इंडो पैसिफिक को सुनिश्चित करने के लिए व्यवहारिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बैठक से जुड़े लोगों ने बुधवार को बताया कि क्वाड के विदेश मंत्रियों से गठबंधन के ढांचे के तहत इंडो पैसिफिक में सहयोग को और बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। बता दें कि क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का समूह है। यह समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को देखते हुए स्वतंत्र खुले इंडो पैसिफिक को सुनिश्चित करने के लिए व्यवहारिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इससे पहले क्वाड देशों के विदेश मंत्री ने बीते मार्च में भारत में मुलाकात की थी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।